myself Deepti. In the previous lecture, we have already discussed about in lecture 5, we have already discussed about the role of profit in business and the objective of business. And now we are going to the next topic. It is given a business risk. What is the business risk? Business risk होता क्या है? मीन्स वो रिस्क जो बिज़नेस में आपके होते हैं जब आप कोई एक्टिविटी करते हो बिज़नेस में, तो आपको रिस्क को भी हैंडल करना पड़ता है. यू कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर बिकॉज ऑफ वेरियस अनसर्टेनिटीज़. आप कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ कुछ ऐसी होती हैं जो कि जिसकी आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते हो कि ऐसा चीज़ आगे फ्यूचर में हो सकता है. अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी हो सकते हैं. और इनएडिक्वेट प्रॉफिट मींस जितना एक्सपेक्ट किया था कि प्रॉफिट हो बट उससे आपको कम हुआ. पहली चीज़ ये कि कोई बिज़नेस चलाने के लिए आप दिमाग में रखते हो कि मैं जब ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा कुछ ना कुछ इस पर प्रॉफिट हो, बट ज़रूरी नहीं कि आपका फ्यूचर में वैसा प्रॉफिट आपको मिले जितना आपने पहले सोच रखा था. क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द लॉसेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. वो चीज़ जिसकी आप उम्मीद भी नहीं रख सकते हो, जिसको आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हो, फ्यूचर में कोई चीज़ ऐसी हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो एंड आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट मेरा आगे चल के बहुत ही हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए और ये मेरा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे आगे चल के इसकी बहुत मार्केटिंग होगी, सारे लोग इसको खरीदेंगे. बट ऐसा होता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं कि ना आपका बिजनेस अच्छे से रन कर पाता, ना ही आपका वो प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे से अपना कोई जगह कोई स्पेस बना पाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क? It is a given here. The business arise maximum due to the business risk arise due to uncertainties. It means what? Means आपका जब कोई बिजनेस अराइज होती है या बिजनेस कोई आप फॉर्म करते हो, कुछ सोच के फॉर्म करते हो, बट क्या होता है कि कुछ ऐसे अनसर्टेनिटीज़ होते हैं, जैसे टेस्ट ऑफ कंज्यूमर ले लो, कुछ ऐसे इवेंट्स ले लो, जैसे फ्लड ले लो, अर्थक्वेक ले लो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं फ्यूचर में जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते और वो चीज़ हैपन हो जाती है. तो बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़. नेक्स्ट है रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस. कॉमन सी चीज़ है कि रिस्क जो है बिजनेस का एक एसेंशियल पार्ट है. हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट. नेक्स्ट वन, द डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. आपको रिस्क को कब हैंडल आप अधिक करते हो, जैसे कि आपका जो बिज़नेस है, कभी कभी क्या होता है कोई लार्ज स्केल पे बिज़नेस करता है, कोई स्मॉल मीडियम स्केल पे बिज़नेस करता है, कोई स्मॉल स्केल पे बिज़नेस करता है. तो आप कंफ्यूज रहते हो कि आपको किस लेवल का बिज़नेस करना है. लार्ज करोगे तो लार्ज रिस्क से आपको हायर करना पड़ेगा, मीडियम करोगे तो मीडियम रिस्क, लोअर करोगे तो लोअर रिस्क आपको जाना पड़ेगा. ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड होती हैं, तो आपको रिस्क उसी के अकॉर्डिंग उठानी पड़ती है. एंड नेचर पे भी डिपेंड करता है. नेचर मीन्स कि विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू हैड मेड, आपने किस टाइप का प्रोडक्ट बनाया है, ये भी डिपेंड करता है. या वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है या कुछ ऐसा चीज़ है जो कि आगे चल के वो चीज़ ख़राब हो जाए, तो आपको ये सब चीज़ पहले से दिमाग में रखनी होती है कि ये प्रोडक्ट जो आगे भी काम करे और ख़राब ना हो और मैं इसको मार्केट में अच्छे से अवेलेबल करा सकूँ कस्टमर के लिए. बट अगर आप कोई ऐसी चीज़ बनाते हो जो आगे चल के ख़राब हो जाए, तो ये आपके लिए बहुत ही लॉस क्रिएट करेगा फ्यूचर के लिए. तो आप पहले से ये चीज़ दिमाग में रखो कि उसका नेचर कैसा होना चाहिए, उसका टाइप क्या होना चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज़ प्रॉफिट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग. ये तो बहुत अच्छी लाइन है जो प्रॉफिट बोला है. रिवॉर्ड मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो कि इनाम, आपको प्रॉफिट मिलता है जब आप रिस्क को लोगे. जैसे इफ़ यू आर नॉट थिंकिंग योर प्रोडक्ट इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, अगर आप सोचते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, मैं इसको लॉन्च नहीं कर सकता, तो भाई आप ये सोच के तो गलत है ना. आप सोचोगे ये चीज़ तो गलत है कि आप रिस्क नहीं ले सकते हो, आपका प्रोडक्ट आगे नहीं चलेगा. पहले ही आप नेगेटिव सोच रहे हो तो फिर आगे पॉजिटिविटी की तो बात ही नहीं आती है फिर. तो प्रॉफिट आपका एक तरीके से रिवॉर्ड है. आप अगर आप हायर रिस्क लेते हो तो आपको हायर प्रॉफिट होगी. जितना रिस्क ट्रायल करोगे, कोई चीज़, किसी चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत चीज़ खोना पड़ता है. बट यहाँ क्या, बिजनेस में आप जब तक रिस्क के पास जाओगे नहीं, कोई चीज़ ट्राई नहीं करोगे, रिस्क नहीं लोगे, तब तक आप प्रॉफिट की उम्मीद कहाँ से रखोगे. कोई भी चीज़ बहुत ही ईजी नहीं होता है. नेक्स्ट थिंग, कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क. व्हाट इज़ द कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क? पहले तो इसका मतलब ये है कि हाउ रिस्क इज़ हैपन इन बिजनेस. रिस्क होता कैसे है बिजनेस में. फर्स्ट तो आपका आता है नेचुरल कॉज.
नेचुरल कॉजेज में रिस्क में ड्यू टू फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग एंड हैवी रेन्स, ये इसके रिजल्ट हैं। नेचुरल क्लॉजेज हैं, नेचुरल कॉजेज हैं जो कि आपके नेचुरल कैलेमिटीज़ के थ्रू आपके बिजनेस को हिला देते हैं। जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, लाइटनिंग हो गई, हैवी रेन्स हो गया, ये सारे नेचर से रिलेटेड हैं। ये आपको बता के नहीं आएंगे फ्यूचर में कि मैं आने वाला हूँ, फ्लड आने वाला है, अर्थक्वेक होने वाला है, तो आपने बिजनेस को पहले से सिक्योर रख लो। ये नेचर से रिलेटेड होते हैं। Naturally they occur, we can't control it. Next one is the human causes. It includes dishonesty, carelessness or negligence of employees, strikes, riots, etc. And the last in second one it is said human causes क्या होता है। आप human causes को ले सकते हो कि employees की बहुत fault होती है, या उनकी डिसऑनेस्टी की वजह से, उनके केयरलेसनेस की वजह से, उनके नेग्लिजेंस वर्क से, ये सारी चीज़ जो होती हैं आपकी ह्यूमन से रिलेटेड होती हैं। एम्प्लॉयज़ के फॉल्ट्स, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो, अगर वो ऑनेस्टली कोई वर्क नहीं करता है, डिसऑनेस्ट वे में करता है और ये सोचता है कि अगर मैं इस मशीन का मिसयूज़ कर रहा हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है, ख़राब होगा तो मेरा जो ओनर है, मालिक हो, तो बनवा ही देगा। एंड इसमें ये भी चीज़ आती है कि केयरलेसनेस का था जो मैंने आपको भी बताया, और डिसऑनेस्टी में ये चीज़ आती है कि कोई आप सीक्रेट बात करते हो, कोई मीटिंग चलती है, आप कोई सीक्रेट बात करते हो, वो तो हर जगह सीक्रेट बात होती है, लोग अपने एम्प्लॉय से नहीं शेयर करेंगे तो किससे शेयर करेंगे। तो जो सीक्रेट बात होती है, अगर वो उसमें से 8-9 मेंबर है, उसमें से एक मेंबर जाके उस बात को बाहर लीक कर दिया, कि राइवल भी को बता दिया, तो क्या होता है, वो दूसरा बंदा उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, वो राइवल कंपनी हमारा फ़ायदा उठाने लगती है, उसको सारे बेनिफिट्स का पता चल जाता है, तो वो क्या करेगा, वो तो पहले ही से क्लियर रहेगा कि ये कंपनी ये करने वाली, तो क्यों ना मैं इस चीज़ को पहले ही लॉन्च कर दूँ और क्यों ना मैं इस चीज़ को पहले ही आगे बढ़ा दूँ। स्ट्राइक का भी मैटर आता है। कभी कभी क्या होता है कि उनके वेजेस, जो बिजनेसमैन है, अगर वेजेस अच्छे से ना दे वर्कर्स को, और जो वहाँ पे काम करते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो कभी कभी वो स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं कि आपने मुझे मेरा इंक्रीमेंट नहीं किया मेरे सैलरी में, मेरे वेजेस में, तो वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, जिससे आपको लॉस करना पड़ता है। ये बहुत ही ड्रॉबैक है किसी भी कंपनी का। अगर आप किसी वर्कर को रखे हो तो ये आपकी ड्यूटी है कि उसको उसके अकॉर्डिंग वेजेस दो। अगर नहीं दोगे आप, तो उसकी वजह से वो अपना प्रोडक्शन रोक देंगे, अपना जो भी काम करते हैं वो सारी चीज़ रोक देंगे और उस पर ध्यान नहीं लगाएंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत लॉस देखना पड़ सकता है। नेक्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक कॉजेज। इट इंक्लूड्स अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू डिमांड फॉर गुड्स, competition, price, collection of dues from customers, changes in economic policies, etc. आपका थर्ड वन है कि इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज आपका है मार्केट कंडीशन में बेस्ड रहता है। इट इंक्लूड्स अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू डिमांड फॉर गुड्स, कंपटीशन। आप एक तो जान लो कि किसी भी चीज़ को मार्केट का जो भी कंडीशन होता है वो डिमांड बेस्ड होता है। गुड्स की डिमांड अच्छी रहेगी तो आपका अच्छे से चलेगा। जैसे आप अपने आप को मान लो कि आपका मोनोपॉली है। मोनोपॉली मीन्स कि आप ऐसे पर्सन हो उस मार्केट में, जो आप प्रोडक्ट बेचते हो उस वहाँ पे वो ऐसा प्रोडक्ट कोई नहीं बेचता, तो आपको लगता है कि लोग मेरा ही प्रोडक्ट खरीदेंगे और इसी को प्रेफर करेंगे। बट कभी कभी क्या होता है कि जो आपका सब्स्टिट्यूट होता है वो आपके कंपटीटर जो रहता है वो आपके कंपटीशन में नया उसी टाइप का प्रोडक्ट खोल लेता है, उसी शॉप उसी के तरीके से। तो ये चीज़ आप देख के नहीं चल सकते हो कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। आप तो कॉन्फिडेंट हो कि मेरे जैसे प्रोडक्ट कोई बना नहीं सकता है। तो इस चीज़ की वजह से क्या होता है, जो आपकी डिमांड रहती है गुड्स की वो डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आपसे बेटर प्रोडक्ट उसने ऑलरेडी बना के फ्यूचर में ला दिया है। डिमांड डिक्रीज़ होती है और बिजनेस में रिस्क हो जाता है। कंपटीशन, मोनोपॉली मीन्स आप जान जो कोई एक सिंगल सेलर जो प्रोडक्ट वैसा प्रोडक्ट कोई और ना बेच सके उसके कंपैरिजन, ये सारी चीज़ होती हैं। और कभी कभी क्या होता है कंज्यूमर का टेस्ट भी बदल जाए। कभी कभी प्राइस का भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, आप 40 रुपीज़ में कोई चीज़ बेच रहे हो, बट आपका जो सब्स्टिट्यूट है वो 10 रुपीज़ में कोई चीज़ बेच रहा है, जो आपकी जगह पे दूसरा काम कर रहा है, उसी प्लेस पे उसी जगह पे कोई जो आपका कंपटीटर है वो 10 रुपीज़ में हर एक प्रोडक्ट बेच रहा है, सेम प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है बट उसके प्रोडक्ट की प्राइस लेस है, तो लोग उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा पूछेंगे, उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेंगे, आपके प्रोडक्ट को नहीं। तो इस चीज़ को भी आपको दिमाग में रखना चाहिए कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले। बट यहाँ तो कॉजेज़ ऐसे हैं कि रिस्क कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें कोई देखा नहीं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। नेक्स्ट थिंग इज़ कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसीज। कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्सन है, कोई शॉपकीपर हो, किसी को उधार पे कोई चीज़ दे दिया, जिसके पास पैसा बचा हुआ हो, कस्टमर उसको ना रिटर्न कर रहा हो, तो उसको टाइम देता है, ठीक है आप ये सामान आज ले जाओ, नेक्स्ट डे आप पैसा अपना रिटर्न कर देना। तो आपने तो टाइम दिया, तो इससे आपका रेपुटेशन बढ़ता है।
तो ये चीज़ अच्छी बात है। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं पैसे उनका ड्यू रहता है वो वापस नहीं करते हैं, तो उससे भी आपका कुछ रिस्क हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपने शॉप पे स्टॉक नहीं ले आ पाते हैं। ये सारी चीज़ जो रीज़न है सारे मार्केट कंडीशन से रिलेटेड हैं, जो भी इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं। नेक्स्ट थिंग है अदर कॉज। इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल फेलियर। अब इसमें क्या है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं या कुछ गवर्नमेंट होती है वो अनाउंस कर देती है कल से सारा कंट्री बन जाएगा, सारे देश बन जाएंगे, कोई शॉप नहीं खोलेगा, तो आपका बिज़नेस कैसे रन करेगा? आप तो एक बिज़नेस चलाते हो रेगुलर बेसिस पे, और आपकी जो प्रॉफिट होती है वो रेगुलर बेसिस पे होती है। अगर आपका बिज़नेस एकाएक बंद हो जाएगा किसी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन से, तो फिर आपको तो लॉस ही लॉस होगा। तो ये एक तरीका डिस्टर्बेंस है। मैकेनिकल फेलियर्स, आप किसी मशीन पे वर्क करते हो, अचानक से वो मशीन ख़राब हो जाए, फिर आपका लेकिन जो आपने सोच रखा था कि मुझे इतने प्रोडक्ट बनाने और इतने प्रोडक्ट मुझे सप्लाई करने हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर आपका काम ना हो पाए तो आपको बहुत ही रिस्क लेना पड़ता है सब चीज़ों में, और आपका बहुत ही लॉस हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, बेसिक फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। Here are some basic factors which they just keep it in mind before starting a business। कुछ ऐसे बेसिक फैक्टर हैं जो ये लोग दिमाग में रखते हैं कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, ना कि ये कोई भी बिजनेसमैन चाहे वो कोई भी बिज़नेस कर रहा हो उसके दिमाग में कुछ चीज़ें रहती हैं। देयर आर सम बेसिक फैक्टर्स गिवन बिजनेसमैन टू बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। हियर इट इज़ गिवन, फर्स्ट वन इट इज़ गिवन सेलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। सेलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस मीन्स व्हाट? कोई आप बिज़नेस करते हो तो आप क्या सोचते हो आपको कैसा होना चाहिए बिजनेस? बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स इन द मार्केट नेचर एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस टू बी सेलेक्टेड। आप किस टाइप का बिजनेस सेलेक्ट करते हो? द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइडेड बाय एंटरप्रेन्योर्स, जो पहली चीज़ रहती है एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है, इज द लाइन एंड टाइप ऑफ बिजनेस। किस टाइप का बिजनेस, आपको कौन सी लाइन में जाना है? आपको शूज़ कंपनी खोलना है, आपको किसी साड़ी की शॉप खोलनी है, या आपको कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाना है, किसी कॉमर्स सेक्टर में जाना है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाओगे तो फैक्ट्री मैन्युफैक्चर से रिलेटेड रहेगा, कॉमर्स सेक्टर्स में जाओगे तो सर्विस से रिलेटेड रहेगा। तो आप खुद कंफर्म करोगे कि आपको कौन सा लाइन चूज़ करना है। जैसे कि आप किसी सेक्टर से बिलोंग करते हो तो आपको होना चाहिए आप उसी सेक्टर में जाओ। नेक्स्ट थिंग, साइज ऑफ द फर्म। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द फर्म? साइज ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन द मार्केट। द फर्स्ट थिंग इज़ साइज ऑफ द फर्म का क्या मतलब है कि ये डिपेंड करता है कि आपके पास फंड्स कितनी अवेलेबल है। द बिजनेसमैन मस्ट डिसाइड वेदर ही वांट्स टू सेट अप द बिजनेस ऑन लार्ज स्केल। पहली बात तो साइज ऑफ द फर्म, क्या आप लार्ज स्केल पे बिजनेस करना चाहते हो, मीडियम स्केल पे या स्मॉल स्केल पे? आप किस लेवल पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो? और जब आप लार्ज स्केल बिजनेस सेटअप करोगे या मीडियम पे, या तो आपको तो पहले चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि क्या आपके पास उतना फंड्स अवेलेबल है। अगर आप किसी भी लेवल पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको पहले कैपिटल देखना पड़ता है, आपको फंड्स देखने होते हैं कि आप कोई चीज़ खरीद सकते हो कि नहीं, जितना आप जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो उतने स्टॉक खरीद पाओगे कि नहीं। तो साइज़ ऑफ द फर्म आपका डिसाइड करता है कि लार्ज पे हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना सारा फंड्स देखना पड़ता है अवेलेबल है कि नहीं, डिमांड प्रोडक्ट की कितनी हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। इन द मोस्ट बेसिक टर्म वी कैन से द कैपिटल इज़ मनी एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। बिना कैपिटल के, बिना फंड्स के आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे। आपको ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले। कैपेसिटी टू अरेंज कैपिटल, आपके पास एक कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आप कोई लार्ज स्केल पे करते हो तो आपके पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए उस चीज़ को अरेंज करने की। यानी कि आपने लार्ज स्केल पे तो सोच लिया बट आपके पास उतना फंड अवेलेबल नहीं है कि आप उसको कैरी ऑन कर सकें। नेक्स्ट थिंग इज चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, लीगल फॉर्मेलिटीज़ टू बी फिल्ड। तो चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है बिज़नेस, कभी कभी एक पर्सन, एक बंदा भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, 2 लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं, उससे अधिक लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो फर्स्टली होता है, द नेक्स्ट डिसीजन मस्ट बी टेकन इज टू, आप कह सकते हो फाइनलाइज द फॉर्म ऑफ बिजनेस लाइक टू सेटअप सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें किसी एक सिंगल पर्सन की पूरी ओनरशिप रहती है। पार्टनरशिप भी कर सकता है, या जॉइंट स्टॉक कंपनी भी वो हो सकता है जिसमें प्राइवेट पब्लिक के होने के चांसेस रहते हैं। तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप भी कर सकते हो जिसमें एक सिंगल पर्सन सारी चीज़ को ओन करता है, मैनेज करता है, जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो उसको अकेले ही उस चीज़ को हैंडल करता है।
पार्टनरशिप में क्या होगा, 2 लोग या 2 से अधिक रहेंगे या कोई होगा तो क्या होगा, लॉस जो रहेगा वो एक बंदा नहीं, वो 2-3 इक्वली उस चीज़ को रेशियो में डिवाइड करेंगे और सारे प्रॉफिट और लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने में। नेक्स्ट थिंग है आपका लोकेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। लोकेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, बस टॉपिक पे आप इतना क्लियर ध्यान दो। लोकेशन मीन जब आप कोई बिजनेस सेटअप कर चुके हो और आपके दिमाग में मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, तो पहली बात आप उस चीज़ का लोकेशन देखोगे। द एंटरप्रेन्योर हैव टू डिसाइड द प्लेस वेयर द एंटरप्राइज विल बी लोकेटेड बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन। ही मस्ट फाइंड आउट द, वो क्या फाइंड आउट करेगा सबसे पहले लोकेशन के लिए, कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, लेबर वर्कर्स वो ला सकता है कि नहीं, बैंकिंग सुविधा है कि नहीं, वेयर हाउसिंग नहीं मिल रहा है या क्या रीज़न है, वहाँ कोई भी चीज़ अपनी स्टोर कर सकता है कि नहीं। दे जस्ट फाइंड आउट ऑल दिस फैसिलिटीज़, उसके बेस पे वो कोई चीज़ वहाँ पे लोकेशन के अकॉर्डिंग अपना सेटअप करेंगे। फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, दिस इज़ द मेन पार्ट। बिना फाइनेंसिंग तो बहुत ही एक मेन पार्ट है किसी भी चीज़ का, बिना आप इसके कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हो। फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन मीन्स आप ये चीज़ कह लो तो बिजनेस मस्ट एनालाइज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। बिजनेस मैन को पहले एनालाइज करना चाहिए क्या अमाउंट ऑफ कैपिटल उसके पास है, कि जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है फिक्स असेट्स को लेके, लैंड और मशीनरी को लेके, और जो उसके डे टू डे एक्सपेंसेस उससे वो डील कर पाए। तो फाइनेंस जो है वो एवरीथिंग है। विदाउट फाइनेंस, विदाउट कैपिटल यू कांट हैंडल एनीथिंग। आपको सारी चीज़ उसमें देखनी पड़ती है। जस्ट लाइक द अमाउंट ऑफ कैपिटल ही माइट रिक्वायर टू बाय फिक्स्ड असेट्स एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को आप हिंदी में बोल सकते हो कार्यशील पूंजी। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए किसी बिजनेस को सेटअप करने के लिए, तो उसमें वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। विदाउट कैपिटल यू कैन नॉट जस्ट मेक अ प्लानिंग फॉर द लैंड, मशीनरी एंड द डे टू डे एक्सपेंसेस। नेक्स्ट वन इज़ द फिजिकल facilities. Physical facilities means what? Availability of physical facilities includes machines and equipment, building and supportive services to be considered before starting a business. Physical facilities में आप जैसे ले लो कि आपका physical facilities में आपकी एक चीज़ आई कि it includes machinery, equipments, building. इसका डिसीजन डिपेंड होता है कि आपके बिजनेस का साइज़ क्या है और आपके प्रोडक्ट का टाइप क्या है, नेचर क्या है, ये चीज़ होता है। तो सारी फिजिकल फैसिलिटी, सपोर्ट सर्विसेज आपकी होनी चाहिए जहाँ पर भी आप वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। जैसे इक्विपमेंट होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, एक सपोर्ट सर्विस होनी चाहिए जो आपको आपके बिज़नेस को चलाने में हेल्पफुल रहे। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, कोई डिलीवरी वैन हो, आप जब कोई चीज़ करोगे आपको सामान को कौन पहुँचाएगा, डिलीवरी वैन हो। एक फ़ोन हो, आप कंस्ट्रक्शन का काम कर सको, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हो, कोई भी ट्रेडिंग वर्क कर सको, ऐसे जगह। तो कुछ ऐसी फिजिकल फैसिलिटीज़ जो कि आपके, जिसमें आप मशीन आता है, इक्विपमेंट आता है, बिल्डिंग आता है, वो सपोर्ट सर्विसेज जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है। इट डिपेंड अपॉन द साइज एंड स्केल एंड टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ ही वांट टू कैरी ऑन। जिस तरीके का वो बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरी ऑन करना चाहता है, तो सारी फिजिकल फैसिलिटीज़ आपको एक तरीके से बिजनेस में सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्लांट लेआउट। अब आपने सारी चीज़ें डिसाइड कर ली कि आपको क्या करना है, तो अब आप प्लांट लेआउट करोगे। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो, किसी को कोई स्कूल ओपन करना है, कोई ऑफिस, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन खोलना है, तो पहले वो सेटअप करेगा, एक पेपर लेगा, उस पर सारी चीज़ें लिखेगा कि यहाँ पे हॉल रहना चाहिए, यहाँ पे मीटिंग हेल्ड होगी, वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बैठेगा, तो यहाँ पे स्टोर रूम रहेगा, तो यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे जो भी कस्टमर है वो बैठेंगे, यहाँ पे वेयर हाउस डिपार्टमेंट रहेगा। और सारी चीज़ को प्लान लेआउट करते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ों को, फैसिलिटीज़ को अरेंज करना है। जस्ट लाइक द, आपका मशीन किधर रखाएगा, आपके सारी चीज़ें कहाँ रखाएंगे, जो भी प्रोडक्ट को हेल्पफुल हो मैन्युफैक्चर करने में, जो प्रोडक्शन वर्क हो, मैन्युफैक्चर वर्क हो, कौन सी चीज़ कहाँ रहेगी, वेयर हाउस कहाँ पे रहेगा, स्टोर रूम कहाँ पे रहेगा, मेरी ऑफिस किधर रहेगी, ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं, आपकी प्लांट लेआउट एक तरीके से आप प्लान करते हो किसी भी चीज़ के। जैसे कि आपको एक स्कूल मेंटेन करना है, तो आप सारी चीज़ डिसाइड करोगे, यहाँ पे ऑफिस होनी चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे टीचर्स की मीटिंग होनी चाहिए, यहाँ पे असेंबली होना चाहिए, यहाँ प्लेग्राउंड। तो क्या ये सारी चीज़ें प्लांट लेआउट हैं। तो बिज़नेस के टर्म में जब कोई बिज़नेस खोलता है तो सारी चीज़ देखता है उसमें कि किस तरीके से सारी चीज़ हमारी किस किस जगह पे होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग है कम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्क फोर्स। अब इसमें आपका क्या है,
एवरी बिजनेस नीड्स workforce, so careful planning should be about selection, training, and motivation of employees. That in this, the entrepreneurs must find out the requirement of skilled and unskilled workers. इसमें जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क कि कौन स्किल्ड है, कौन अनस्किल्ड वर्कर्स है, कौन सा मैनेजरल स्टाफ होगा जो सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाएगा, प्रोडक्शन मैनेजर कौन रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग का काम कौन करेगा, किसकी टाइपिंग स्किल अच्छी, कौन पैकेजिंग अच्छे से कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड होती हैं। अगर किसी को कोई चीज़ कैपेबिलिटी नहीं है किसी काम को हैंडल करने की, वो काम अच्छे से नहीं कर पाता, तो आपका काम है उस चीज़ को मोटिवेट करना, उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग देना, फिर उसके सिलेक्शन करना। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं 8th पॉइंट में, कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्क फोर्स। नेक्स्ट वन इज द टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट दिस। फर्स्ट थिंग इज आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बहुत सी चीज़ें प्लानिंग करनी पड़ती हैं। द एंटरप्रेन्योर मस्ट ट्राई टू एनालाइज द टाइप्स ऑफ टैक्सेस बिफोर द नंबर ऑफ टैक्सेस। देखो टैक्सेस क्या है, नंबर ऑफ टैक्सेस लॉज है कंट्री में सारे, बहुत ऐसे नहीं है कि हर सब चीज़ में आपको टैक्स पे करना ही है। कुछ ऐसे लोकेशन भी, कुछ ऐसे लाइन भी जहाँ पे आपको टैक्स पे करने की नीड नहीं होती है। तो विच अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, तो आप पहले डिसाइड करोगे कि आपको किस लोकेशन में बिजनेस स्टार्ट करना है, कहाँ पे आपके टैक्स नहीं लगेंगे। जैसे कि आप चीज़ ले सकते हो कि ऐसा है कंट्री में कि कुछ लाइन, कुछ लोकेशन होती हैं इंडिया में, कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं इंडिया में जहाँ लोकेट करते हैं तो टैक्स नहीं देना पड़ता है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट पार्ट ले लो इंडिया का, वो बहुत डेवलप नहीं, तो वहाँ टैक्स का आपको बेनिफिट हो सकता है, बट वेस्टर्न पार्ट में उतना आपको बेनिफिट नहीं हो सकता है। तो हर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको टैक्स प्लानिंग करनी पड़ती है कि आपको एक एस्टिमेट बजट बनाना पड़ता है कितना टैक्स आपको फ्यूचर में पे करना हो सकता है। सिस्टमेटिक वे में प्लान करना होता है हर चीज़, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी नहीं कि आपको ये काम कर रहे हो तो आपका सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, सारी चीज़ें लगें, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप उस एरिया में बिज़नेस करोगे जहाँ पर टैक्स आपका ना लगे। तो ऑब्वियसली कोई भी चाहेगा कि उसका टैक्स ना लगे उस एरिया में। नेक्स्ट थिंग इज़, आप जीएसटी तो सुने ही होंगे। जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हम उसे कहते हैं। हर चीज़ का अपना अपना अलग टैक्स लगता है। सेल्स सर्विस टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्साइज ड्यूटी का टैक्स, ये सारी चीज़ें आपकी जीएसटी में ही आती हैं। तो कुछ ऐसे लोकेशन भी होते हैं जहाँ पे आपको टैक्स पे नहीं करना होता। बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस आपको सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर मैं कुछ ऐसी जगह बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे मुझे टैक्स पे करना है, तो आप पहले से अपना बजट, अपना एस्टिमेट बना के चलो कि मुझे इतना टैक्स गवर्नमेंट को देना ही है। और कुछ या तो आपके दिमाग में होगा मुझे ऐसे लोकेशन पे अपना बैंक बिज़नेस खोलना जहाँ पे टैक्स फ्री हो, जहाँ मुझे बेनिफिट हो, टैक्स ना देना पड़े। सारी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज़ लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। लॉन्चिंग द एंटरप्राइज मीन्स व्हाट। आपका फर्स्ट थिंग है यहाँ पे कि आफ्टर फुलफिलिंग द फॉर्मेलिटीज़ एंटरप्रेन्योर कैन लॉन्च द बिजनेस। लास्ट पॉइंट है आपका लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। जब आप सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेते हो तो आपका लास्ट चीज़ क्या रहता है कि आप उस चीज़ को लॉन्च कैसे करो, आप उस चीज़ को कैसे लॉन्च कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग है आपका कि क्या करोगे कि अगर लॉन्चिंग द बिजनेस में क्या, आफ्टर फुलफिलिंग द फॉर्मेलिटीज़, जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ आप पूरे कर चुके हो कि आपका सिलेक्शन क्या होना चाहिए, लाइन कौन सी होनी चाहिए बिजनेस की, आप ओनरशिप कैसा रखना चाहते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के बेसिस बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, लोकेशन कैसी होनी चाहिए, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी कैसी है, फिजिकल फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं आपको हेल्प करने के लिए, प्लांट लेआउट कैसे करोगे, कौन सी चीज़ें कहाँ रहेंगी, कम्पिटेंट कमिटेड वर्क कैसे होंगे, सिलेक्शन करना होता है, ट्रेनिंग देना होता है, मोटिवेट करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को। सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी होती है, टैक्स प्लानिंग करनी होती है, तब जाके एट लास्ट आप अपने एंटरप्राइज को लॉन्च कर सकते हो। तो दीज आर द टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टुडे, बिजनेस रिस्क। एंड नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। here are some given question given here. स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये आपके 1 मार्क्स के आ सकते हैं। जैसे कि आप डायरेक्टली लिख सकते हो द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। कभी कभी क्या होता है आप डायरेक्टली कोई चीज़ लिख सकते हो, बट आप जितने स्टेटमेंट फॉर्म में कोई चीज़ लिखोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जस्ट लाइक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब आप बड़े हो गए हो तो आपको इतना नहीं ध्यान देना चाहिए कि 1 वर्ड लिखें या क्या लिखें, कैसे क्या करें, बट हाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो, स्टेटमेंट के थ्रू भी लिख सकते हो ना। मार्क्स तो आपको उसी पे लिखेगा जितना क्वेश्चन पूछा है उतने ही आंसर का। नेम द ट्रेड वेयर द गुड्स आर बॉट फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। इम्पोर्ट ट्रेड, हम उसे इम्पोर्ट ट्रेड कहते हैं।
स्टेट एग्जाम्पल्स ऑफ एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, तो पेट्रोल डीजल. विच इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है टर्शरी इंडस्ट्री. ये सारे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. नाउ जस्ट गो टू द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर. Thank you everyone. In the next lecture we just start the next chapter. तो मैं ये चाहूँगी कि आप सभी इस चीज़ को अच्छे से पढ़ो. जो चीज़ें आपको जो मैंने ऊपर पढ़ाई है, अगर कुछ भी कहीं नहीं समझ में आ रहा है कमेंट्स में लिखो कि मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, इस चीज़ को दोबारा समझाओ. तो आई विल जस्ट गिव माई बेस्ट टू यू ऑल. थोड़ा भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ होने की ज़रूरत है. मैं भी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊँ, कुछ एग्जांपल्स दे के समझाऊँ जो कि आपके रियल लाइफ से रिलेटेड हो, जिसकी वजह से आप कोई चीज़ सीख सको, समझ सको. क्योंकि आपको अगर बुकिश लैंग्वेज समझ में तो आएगी नहीं, इसलिए मैंने इन सब के बावजूद भी रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं जो कि आपको क्लियर हो जाए कि मेन बिज़नेस होता क्या है रियल लाइफ में. जो बिजनेसमैन होते हैं वो कैसे डील करते हैं एक बिज़नेस को चलाने के लिए. ओके, थैंक यू क्लास.